हाय वन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की क्लास में लोग चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए इंपॉर्टेंट एफएलटी के 100 क्वेश्चंस को। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ये सारी यूनिट जो रहेगी करंट अफेयर के बेस पर है, साथ में एमपी के स्पोर्ट्स को भी यहाँ काउंट किया जाता है। आपने सिलेबस देखा होगा और उसी के बेस पर यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं। करंट आपके इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ठीक, क्वेश्चन थोड़े से आपके नए मिलेंगे, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और कुछ यहाँ पर मैं थोड़े से टफ भी बनाए गए हैं जानबूझकर, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत और पढ़ लें। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़े से आपको मिलेंगे। एमपी के पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चन थोड़े से आपको लगेंगे टफ है। चलते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। सुनील डावर किस खेल संबंधित है? सुनील डावर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ठीक, पहला पार्ट मिलेगा मुक्केबाजी, दूसरे यहाँ पर मैं हॉकी, एथलेटिक्स, शतरंज। फिर यहां देखें इनमें से, तो भाई ये रिलेटेड है हमारे एथलेटिक्स से। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी हमारे लिए सबके लिए होना चाहिए कि भाई एमपीपीएससी में जब जब क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पोर्ट्समैन और साथ में रिलेटेड स्पोर्ट्स को, उनको या तो अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा? एकलव्य अवार्ड की बात करेंगे, एकलव्य। या तो हमारे पास में मिला हुआ कौन सा? अर्जुन अवार्ड मिल सकता है। ठीक, या तो हमारे पास में एक तरीके से द्रोणाचार्य अवार्ड मिल जाएगा, या तो हमारे पास में राष्ट्रीय स्तर के कोई और अवार्ड मिल जाएंगे। ठीक, राजीव गांधी खेल रत्न, अब तो हमारे पास ध्यानचंद खेल रत्न हो जाएगा, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। या फिर प्रभास जोशी अवार्ड की बात करेंगे। तो इनमें से कोई भी अवार्ड यदि मिला हुआ है तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और इनसे ही पार्ट आपको तैयार करना है। तो भैया इनको मिला हुआ था एकलव्य अवार्ड, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सेलिंग से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज रिलेटेड टू सेलिंग? ठीक, अंशिता पांडे जबलपुर से, गोविंद बैरागी राजगढ़, नित्यता जैन यहां पर में है, पूरा आप ध्यान रखेंगे, नित्यता ये नाम इसका दिया हुआ है, जैन, आदित्य दुबे देवास। इनमें से कौन यहाँ पर्सन जो है वो ध्यान रखना है कि सेलिंग से रिलेटेड है। तो ये पर्सन रहेंगे कौन से? गोविंद बैरागी, ये रिलेटेड है राजगढ़ के, और ये इनका संबंध है किससे? यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, एक नाम मिल जाएगा सेलिंग से। साथ में स्विमिंग से भी रिलेटेड रहे हैं। अब चल जाते हैं अगले पार्ट में। राज्य में साई SAI केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद कहां स्थित है? वेयर इज द साई सेंट्रल रीजनल काउंसिल लोकेटेड, या सेंटर की बात करेंगे कहां स्थित है? तो यहां इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो ये साई का जो क्षेत्रीय कार्यालय है ना, वो कहां पर है? भोपाल में। ठीक, आपने यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, उससे कहते हैं साई। इसके बारे में बात करेंगे तो 1984 में बना हुआ है। कब बना हुआ है? 1984 की बात करेंगे। और इसके साथ में और रिलेटेड फैक्ट ये जाते हैं कि इसके कुछ ना कुछ यहाँ पर में अपने सेंटर हैं अलग अलग जगह पर में। भोपाल में जो सेंटर बना हुआ है वो हमारे पास कब बना हुआ है? 2000 में। तो कब से बना हुआ था ये? 2000 से बना हुआ है सेंटर, ये वाला सन 2000 से सेंटर बनाया गया। इनके अलावा रीजनल ऑफिस कहां कहां है? तो रीजनल मिल जाते हैं कहां पर में? बेंगलुरु में, बेंगलुरु की बात करेंगे, गांधीनगर में है। गांधीनगर के अलावा अगला कहां रहेगा? तो ये सिचुएटेड है कोलकाता में, चंडीगढ़ में, इंफाल में। ठीक, भोपाल के अलावा में। तो ये हमारे पास में सेंटर आपके मिल जाते हैं अलग तरीके से। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर में। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर द डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? 1973, 1974, 1975 एंड 1976। तो हम बात करेंगे, ये बना हुआ था अक्टूबर 1975 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश में जो खेल एवं युवा कल्याण निदेशालय है, इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1975 में। अब ये हो चुका है 1981 से। ठीक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, ध्यान रखना है, विभाग कर दिया गया है निदेशालय चेंज करके। तो ये आपका नाम मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका 1975 कहानी हुई। अब चलिएगा अगला पार्ट पर में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? वेयर इज द लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? तो भाई एक ही तो हमारे पास में इंपॉर्टेंट फिजिकल यूनिवर्सिटी है, और वो कौन सी? लक्ष्मीबाई। और सिचुएटेड कहां है? अपने ग्वालियर में रहेगी, ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। मध्य प्रदेश में खेल नीति किस वर्ष स्वीकृत की गई थी? इन विच ईयर स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज अप्रूव्ड इन मध्य प्रदेश? अच्छा, इनमें से आपके पास पहली या आखिरी
कभी नहीं पूछा गया है। ठीक, कौन सी स्पोर्ट्स पॉलिसी कब रही है ये बात करना चाह रहा है। ठीक, यदि हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में तो हमारे पास 1989 के बाद आती है, 94 में जाएगी, फिर उसके बाद में लास्ट में जो आई हुई पास कौन सी, जून 2005 में आई थी, उसके बारे में बात करना चाह रहा है। तो इस दौरान में गैप में केवल 2005 की पॉलिसी आपके लिए काम की है, तो आपका आंसर ये रह जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर में। क्वेश्चन हमारा रहेगा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सिंह सहवाग ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में किस देश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाया था। तो भाई ये हमारे पास मिल जाएगा इंपॉर्टेंट, वेस्ट इंडीज की टीम थी और था कब का टाइम पीरियड, 2011 में ये बनाया गया है, ध्यान रखेंगे आप इसको। और 11 बनाने के साथ आपको कहानी याद रखना है इसके बारे में इंपॉर्टेंट कि भाई यहां पर मैं 149 गेंदों में बनाया गया था 219 रन। ठीक, ये पहली बार हमारे पास में 200 रन बनाए हुए थे किन्होंने, सचिन तेंदुलकर ने, और उनके बाद उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए किसने बनाया हुआ है, तो वीरेंद्र सहवाग की बात करेंगे, जो हमारे पास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पर्सन बन चुके थे उस टाइम पीरियड में। उसके बाद में तो फिर यहां पर मैं आगे का दूसरा रोहित शर्मा है ही हैं। अब चलेंगे आगे, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित है भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है। कैप्टन रूप सिंह की बात करेंगे तो ध्यानचंद के मेजर ध्यानचंद के भाई थे, तो मिल जाएगा पास में ग्वालियर में सिचुएटेड है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ध्यान रखिएगा यहां पर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है, पास में ग्वालियर में है। पहले ये स्टेडियम हुआ करता था हॉकी का, और उसके बाद में 1980 में इसे बनाया गया है, कौन सा स्टेडियम, क्रिकेट से, हॉकी से कन्वर्ट करके कहां कर दिया गया इसको, ठीक, ये क्रिकेट में बनाया गया, क्रिकेट का। तो क्रिकेट का स्टेडियम कब बना हुआ है, 1980 में। पहले कौन सा स्टेडियम था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे हॉकी का स्टेडियम हुआ करता था, आप इसे याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे के पार्ट पर में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किस स्टेडियम में वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक लगाया था। इन विच स्टेडियम डिड भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर स्कोर द फर्स्ट डबल सेंचुरी ऑफ ओडीआई। अब ये क्वेश्चन हमारे पास में आपसे कभी आए या ना आए, कैसे भी कंडीशन में इसको रट के रखिएगा। टेस्ट सीरीज में भी इसकी भरमार मिलेगी, बाकी जगह भरमार मिलेगी। अब ये थी हमारे पास बात 14 फरवरी 2010 की, ये यहां पर में मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, और ये था हमारे पास कौन सा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में ये मैच हुआ था। तो फर्स्ट जो डबल सेंचुरी लगी वो भी इंडिया में लगी अपने पास एमपी में, और सेकंड भी लगी कहां, अपने यहां एमपी में लगी हुई थी। तो इसलिए हमारे लिए दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा। यहां 147 बॉल में अराउंड 200 रन बनाए थे भारत के ही व्यक्ति, और साथ में बात करेंगे विश्व के पहले पर्सन जिन्होंने ठीक वनडे में 200 रन का स्कोर किया हुआ था। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका यहां, महिला खिलाड़ी नमिता चंदेल किस खेल संबंधित है। फीमेल प्लेयर नमिता चंदेल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, काइकिंग, कैनोइंग, सॉफ्टबॉल, जूडो और खो खो, इनमें से किस खेल संबंधित है। तो ये रिलेटेड है किससे, काइकिंग कैनोइंग से रिलेटेड है। अच्छा, ये एक तो सेलिंग वाली बात करेंगे, काइकिंग कैनोइंग की बात करेंगे। एमपी का यहां बचता है पूरे भारत में डंका, और इनके अलावा एक और स्पोर्ट्स जिसमें डंका बचता है वो कौन सा भाई, कमेंट करके बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा राजकीय खेल भी है। अब चलते हैं, मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है। ठीक, व्हेन वाज द मध्यप्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड, 2005, 2010, 2011, 2016। तो एमपी स्पोर्ट्स अथॉरिटी की बात करेंगे तो ये बना हुआ था कब, 2011 में ये बना हुआ है, ध्यान रखेंगे आप इसको। अब चलते हैं अगले पार्ट पर में, मध्यप्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ है। व्हेन वाज द मध्यप्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल वाज फॉर्म। अब यहां पर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी अलग है और क्रीड़ा परिषद अलग है, काउंसिल अलग है। तो ये बना हुआ था 1960 में बना हुआ, ध्यान रखना कब बना हुआ था, ये 1960 में बना हुआ था। ठीक, पहले हमारे पास में खेल परिषद कहलाता था केवल में, अब बन गया कौन सा, राज्य क्रीड़ा परिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे यहां पर में, नेक्स्ट कहानी रहेगी अगले पार्ट पर में, चीन की महान दीवार के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है। ठीक, मुश्ताक अली, विजय नायडू, रमेश भाटिया, जाल गोदरेज। हु इज द फेमस प्लेयर नोन एज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो भैया ये रिलेटेड हमारे पास कौन से, जाल गोदरेज साहब हैं। और जाल गोदरेज की बात करें तो रिलेटेड किससे थे, टीटी से रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड रहेंगे ये। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर में। ठीक, भारत का पहला राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल मध्य प्रदेश में कब स्थापित किया गया था। ठीक, व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेलिंग स्कूल एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। अच्छा, नेशनल सेलिंग स्कूल के बारे में बात करेंगे तो ये कहां मिल जाएगा अपने पास में, भोपाल में। कब बना हुआ था, 2006 में। ठीक, ये भोपाल की कहानी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में,
अगला है सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल से संबंधित किस खेल के लिए जाने जाते हैं? सत्येंद्र सिंह लोहिया इज नोन फॉर विच स्पोर्ट्स? तीरंदाजी, जूडो, खो खो और तैरना। भाई ये भारत के पहले पैरालंपिक या पैरा स्विमर हैं जो कहां पर गए हैं, एक तरीके से अपना इंग्लिश चैनल को पार कर चुके हैं। दूसरी बात करेंगे ये पार कहां कर चुके हैं, तो बात करें पास में ये नाम मिल जाएगा नॉर्दर्न चैनल को पार कर चुके हैं और वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट जो चैनल्स हैं ना वो तैर करके पार कर चुके हैं। और मजे की बात ये है, आप लोग जानते होंगे ये पीएस एकेडमी के स्टूडेंट भी हैं, इनका सेमिनार आपने कई बार देख चुका होगा। ठीक, सत्येंद्र सिंह लोहिया। अब चलेंगे इसके अलावा नेक्स्ट। अच्छा, ये रेंडमली क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको पीएस एकेडमी से रिलेटेड है इसलिए इसको डाला गया है। ठीक, अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश खेल की खेल राजधानी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द मध्य प्रदेश? भोपाल, सिंगरौली, इंदौर, जबलपुर। तो भैया इसमें आप आंसर लगा लीजिएगा, आंख मूंद करके, बच्चे बच्चे रटा होना चाहिए। इंदौर हमारी खेल राजधानी कहलाती है। अब सारी राजधानी आपको याद हो जाए तो खेल राजधानी कौन सी होगी हमारे पास में? इंदौर हो गई है। दूसरा, हमारी प्रशासनिक राजधानी कौन सी है भैया आपके पास में? भोपाल है। प्रशासनिक की बात करेंगे, प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करेंगे। अगला, इंदौर को हम लोग क्या कह रहे हैं और साथ साथ में, ठीक, तो इकोनॉमिकल कैपिटल है, इकोनॉमिकल कैपिटल है। और साथ साथ में कौन सी है? कॉटन कैपिटल की बात करेंगे, कपड़ा राजधानी या सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी की बात करेंगे। ठीक, सिंगरौली की बात करें तो कौन सी हमारी है? ऊर्जा राजधानी है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, एनर्जी कैपिटल। जबलपुर कौन सा है? तो संस्कार राजधानी आपने पढ़ा हुआ है, प्लस एक तरीके से हमारे पास में जुडिशियल या जुडिशियल कैपिटल भी इसे कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास याद होने चाहिए। अगला चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर में। मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध एथलीट पान सिंह तोमर किस खेल में 7 बार राष्ट्रीय विजेता रहे हैं? इन विच स्पोर्ट्स वाज द फेमस एथलीट ऑफ मध्यप्रदेश पान सिंह तोमर इज द विनर फॉर द 7 टाइम्स इन नेशनल गेम्स? तो ये नेशनल गेम्स में 7 बार विनर रहे हमारे पास किसमें? स्टेबल चेस। आपने देखा होगा कि वो जब ये पान सिंह तोमर मूवी आई हुई थी तो उन्होंने हर्डल रेस को पार किया हुआ था। वो एक तरीके का पैटर्न रहेगा। स्टेबल चेस की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ एमपी से रिलेटेड में। अब चलते हैं अगले पार्ट पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पान सिंह तोमर के बाद, मध्यप्रदेश का कौन सा क्रिकेटर विदेश में टेस्ट बनाने वाला पहला भारतीय था? ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है शायद। विच क्रिकेटर फ्रॉम मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर द टेस्ट सेंचुरी अब्रॉड? तो ये हमारे पास में है कौन से पर्सन? तो भैया सैयद मुश्ताक अली हैं। ठीक, ध्यान रखना इनके बारे में। 1936 में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी। वर्सेस कौन सा था? इंग्लैंड यहां पर रहेगा और इंग्लैंड के विरुद्ध यहां पर में ये पहले पर्सन आ जाएंगे। प्लस विदेशी के खिलाफ में बात करेंगे तो ये भी अपने पास में, ये पर्सन विदेशी की बात करें तो ये भी अपने मिल जाएंगे, सैयद मुश्ताक अली। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं आगे, यहां पर रहेगा। ठीक, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? When was विश्वामित्र अवार्ड स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? ये हम चलेंगे यहां पर में, तो आंसर देखिएगा 1992, 94, 95, 96। करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा? 1994 है। और 1994 में ध्यान रखना विश्वामित्र पुरस्कार हमें किसके लिए देते हैं? तो जो कोच होते हैं अलग अलग खेल के उनको दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच होंगे अलग अलग खेल के, उनको दिया जाता है ये अवार्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई है? When was the मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन established? मार्च 1946, सितंबर 1946, दिसंबर 1946 और अक्टूबर 1946। हम बात करेंगे यहां पर में, तो ये बैडमिंटन एसोसिएशन जो रहेगा इंपॉर्टेंट, ये एस्टेब्लिश कहां पर है? तो 19 अक्टूबर 1946 की डेट है जब इसे यहां पर क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया है हमारे पास में। नाम क्या रहेगा? 19 अक्टूबर की डेट रहेगी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट रहेगा, यहां चलेंगे। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1954, 1956, 1957, 1962। व्हेन वाज द मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड? तो हम बात करेंगे टेबल टेनिस एसोसिएशन जो है यहां पर रहेगा कब? 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था। कहां पर भैया? तो बात करेंगे जबलपुर में सिचुएटेड है। और साथ में आपको एक और चीज देख लेना चाहिए कि भैया इनके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो अनिल महाजन इनके वर्तमान में अध्यक्ष रहेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे सेम आपका बैडमिंटन का भी याद कर लेना है। तो कौन सी यदि एकेडमी आई है तो आपको उसके बारे में ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तो आपको याद रखना है। ठीक, यहां पर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रहेगा। ईयर के साथ में यहां ध्यान रखिए पास में कहां सिचुएटेड है, पास में हेडक्वार्टर या प्लेस ध्यान रखिएगा। साथ में अगला पार्ट रहेगा इनके जो हेड है, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, वो उनको याद रख लीजिएगा। अध्यक्ष के साथ में एक और पार्ट रहेगा यहां पर में, मेन जो हेड कोच है, हेड कोच जो है उनको भी आप साथ साथ में याद करके
चल लेंगे तो आपका आंसर बराबर बन जाएगा। हालांकि अध्यक्ष से ज्यादा यहाँ पर हेड कोच के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इस बात को ध्यान रख करके चलिएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हो चुका था। फिर चलते हैं 1975 के प्रथम क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच के प्रतिभागी कौन कौन थे, which who were the participants of the final match of the first cricket world cup in 1975। तो भाई ये 1975 जब ये मैच हुआ था तो यहां पर मैं हुआ था किसके बीच में, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, और जो विनर है वो कौन था, यहां पर मैं वेस्ट इंडीज रहा है। 1975 की बात करेंगे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एक थोड़ा सा रुकना यहां पर, मैं एक मिनट रुकेगा। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला रहेगा हमारे पास में, क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड बाय कैपेसिटी। तो ये एक अकेला हमारे पास में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करेंगे, यहाँ अराउंड 132,000 जो यहाँ लोग हैं उनकी कैपेसिटी यहाँ बनाई गई है। ये हमारे पास नरेंद्र मोदी स्टेडियम की कहानी आएगी। अब चलते हैं अगले पार्ट पर, मैं नेक्स्ट रहेगा, किस देश ने सबसे अधिक बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है, विच कंट्री होस्टेड द एशियन गेम्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, चीन। यहां पर आता है एशिया कप सबसे अधिक बार मेजबानी करने वाला देश अपना रहेगा थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में बात करेंगे तो इसने किया हुआ था 1960 में, 1970 में, इसके बाद में 1966 में, 70 में, फिर चलेंगे 1978, 1998 में। यहां टोटल 4 बार ये यहाँ क्या कर चुका है, मेजबानी कर चुका है एशियन गेम्स की। मजे की बात है, स्टार्ट किया था अपने यहाँ से इंडिया ने, है ना, जवाहरलाल नेहरू इसके फाउंडर माने जाते हैं, ध्यान रखना है। अगला चलेंगे, पहला विश्व कप फुटबॉल कब आयोजित किया गया था, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड, 1904, 1906, 1912, 1930। तो आंसर इसका रहेगा कौन सा, 1930 में हुआ था। कहां पर में ध्यान रखेंगे, उरुग्वे की राजधानी है उरुग्वे में, और प्लेस मिलती है कौन सी, मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो ध्यान रखना है, ठीक। तो उरुग्वे की कैपिटल थी कौन सी अपनी, मोंटेवीडियो, वहां पर ये आयोजित हुए हैं, याद रखना है 1930 में। टीम उरुग्वे जीती थी। अगला चलते हैं पास में, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सर्वाधिक पदक जीते हैं, विच कंट्री हैज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन द ऑल टाइम हिस्ट्री ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो भाई यहां पर में एक अकेला देश आएगा, ठीक। इंग्लैंड तो पीछे रह जाते हैं, कनाडा के बारे में बात ही मत करो। यहां बात करेंगे कौन सा, ऑस्ट्रेलिया जो है ऑल टाइम सबसे ज्यादा यहां पर क्या किए इन्होंने अभी तक में, ठीक, ये अवार्ड जीते हुए हैं एशिया का। अपने कौन से बात करेंगे, अपने नाम मिल जाएगा राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट है, क्ले कोर्ट का उपयोग करने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है, क्ले कोर्ट की बात करेंगे। यहां पर ऐसे ही कहा जाता है क्ले कोर्ट को, रौला गेरा भी कहा जाता है, रौला गेरा, आप ध्यान रख लीजिएगा। अब चलेंगे, क्ले कोर्ट जो है ना वो यूज होता है कहां पर में, फ्रेंच ओपन में होता है। अब आपको कहानी याद कर लेना भाई कैसी वाली, तो हमारे यहां टोटल जो ग्रैंड स्लैम है उनकी संख्या कितनी है, 4। तो 4 में याद करो वर्ल्ड का मैप, सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उनके बाद कौन सा होगा, सीक्वेंस पूछ लेता है। तो यहां पर में हमारे पास में है इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करेंगे। सबसे पहला यहां से स्टार्ट कर दो तो ये आ गया कौन सा हमारे पास में, ऑस्ट्रेलिया। तो पहला आ गया कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, नाम मिल जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो ये हो जाता है जनवरी फरवरी माह के आसपास पर में। अभी इसका कोड क्या है साहब, तो बात करेंगे ये, अच्छा, जहां पर ये लॉन टेनिस खेला जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है, तो ये रिलेटेड होता है किससे, हमारे पास ध्यान रखेंगे लॉन टेनिस से होता है, लॉन टेनिस। और लॉन टेनिस में कौन खेलता है हमारे पास में, महेश भूपति हैं, लिएंडर पेस हैं, सानिया मिर्जा हैं, ध्यान रखेंगे सानिया मिर्जा, ध्यान रखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट। दूसरा कौन है भैया, तो याद रखिएगा लिएंडर पेस हैं, पेस की बात करेंगे महेश भूपति हैं। तो ये फेमस प्लेयर हैं, नए प्लेयर भी हमारे पास आगे याद रखिएगा, भूपति, महेश भूपति, ये पर्सन यहां पर में। अब देखते हैं दूसरी कहानी में, तो ये जो लॉन टेनिस है, तो पहला, अच्छा, ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे क्वेश्चन पूछेगा तो बताएंगे पास लॉन टेनिस से, ना कि बैडमिंटन से। दूसरी, अगला टेबल टेनिस अलग है, लॉन टेनिस अलग, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो पहला कहां हो गया, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप फिर से ज्योग्राफी के पास जाओ तो बोले धरती पहले कैसे थी, बिल्कुल हार्ड थी। तो हार्ड मतलब कि यहां कौन सा होगा, हार्ड कोर्ट होगा, हार्ड कोर्ट,
ये रहेगा। इसके बाद में मैप में चलेंगे तो यहां बन जाता है कौन सा अपना, फ्रांस बन जाता है, याद करो भाई इधर साइड में, तो ये बना हुआ फ्रेंच ओपन, तो यहां रहेगा कौन सा अपना, अगला रहेगा फ्रेंच ओपन रहेगा। और फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये लगभग में इसके कुछ दिन बाद होगा, मार्च अप्रैल के आसपास जनरली होता है। और यहां पर मैं ध्यान रखना है हार्ड कोर्ट, जब यहां पर चट्टान कैसी होती, मतलब हार्ड बात कर लिया, अर्थ कैसी थी, हार्ड थी, बाद में यहां पर क्या हुआ, वेदरिंग इरोजन हुआ, अक्षय पर्दन हुआ तो क्या हो गई, टूट गई, टूट कर क्या बनी, मिट्टी, तो यहां पर बनेगा कौन सा, क्ले कोट हो गया। क्ले कोट की बात करेंगे, यहां पर मैं नाम मिल जाएगा क्ले कोट, ये ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन पूछा होगा क्ले कोट का। अब चलते हैं आगे में, क्ले कोट नाम मिल जाएगा। इसके बाद में ठीक इसे रोला गेरा नाम दिया गया है, रोला गेरा आपका नाम मिल जाएगा लोकल लैंग्वेज में। इसके बाद यहां पर बना हुआ अगला कौन सा, तो ये बना हुआ कौन सा, ब्रिटेन, ये ध्यान रख लो भी अपना ब्रिटेन हो जाता है। और ब्रिटेन में होता है सबसे पुराना वाला कौन सा, लंदन में बिम्बलडन, कौन सा होता है यहां पर में, बिम्बलडन होता है। और बिम्बलडन कब होता है, लगभग जून जुलाई के आसपास रहेगा। और यहां देखो मिट्टी थी, पहला हुआ कौन सा, हार्ड मटेरियल है, हार्ड के बाद क्या बनी, पास मिट्टी बनी, और मिट्टी में क्या उगेगी, घास उगेगी, तो घास यहां आ गई है, तो ये कैसा होता है पास में, तो इसको हरा कलर से लिख लेते हैं, ये होता है ग्रास कोर्ट में, किसमें होता है ये अपना, ग्रास कोर्ट कहलाता है। ग्रास कोर्ट में कौन सा होता है, तो विंबलडन होता है, सबसे पुरानी प्रतिस्पर्धा यही वाली मानी जाएगी। अब ग्रास कोर्ट के बाद अगला जो रहेगा इधर साइड में हमारे पास बना हुआ कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, सिर्फ ना ऑस्ट्रेलिया, अपना अमेरिका बना हुआ है, ये वाले पार्ट में देखो इस तरीके से बना हुआ है, कौन से, अमेरिका बना हुआ है सारी कहानी में, तो इसमें होता कौन सा, यूएस ओपन कहलाएगा। और यूएस ओपन में क्या हुआ, हमने काटा घास को और ऊपर से कर दिया क्या, फर्श, तो ये ग्रास कोर्ट कन्वर्ट किसमें हो गया, फिर से अपना हार्ड कोर्ट में कन्वर्ट हो गया, हार्ड कोर्ट में। और ये कब होता है, सितंबर के आसपास जनरली होता है। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक, फ्रेंच ओपन, या विंबलडन, यूएस ओपन, इनका सीक्वेंस पूछ लिया है। अगला इनका कोर्ट देख लो, हार्ड कोर्ट है, यहां पर क्ले कोर्ट है, ग्रास कोर्ट है, हार्ड कोर्ट है, ये फिर से आ गया, तो शुरुआत हार्ड से हो रही, अंतिम हार्ड से हो रही, फिर बीच में मिट्टी बन गई, फिर ग्रास बन गया, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं आगे वाली कहानी में। तो यहां पर मैं आपके साथ समस्या क्या होती है कि इन पूरे क्वेश्चन को ऐसे भी एक्सप्लेन किया सकता है कि एक एक को बहुत लंबा, फिर आप लोगों की आती बात कहानी कौन सी वाली कि सर ये तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, बोरिंग आने लगती है, ये हो जाता है वो जाता है, फिर इसमें हमको बनाना पड़ता है क्या, फटाफट आंसर बनाओ, शॉर्ट बताओ, अपने हिसाब से आगे बढ़ जाओ। ठीक, यदि आपको ऐसे ही डिटेल सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए होंगे अगली बार से, ध्यान रखना, तो कमेंट करना पड़ेगा सबको कि सर डिटेल आंसर बताना, तो ठीक हम डिटेल स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक एक के पास में हर किसी का डिटेल ऐसे ही आपके मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, दिमाग में बाकी चीजें याद करने के माध्यम से, हर तरीके से। तो तैयार वैसे आप यदि हैं तो हम यहां पर मैं 2 घंटे का लेक्चर जाएगा, अभी जा रहा कहता है 1 घंटे के अकॉर्डिंग में, अब जाएगा लगभग 2 घंटे का लेक्चर, तो 2 घंटे आप लगातार देख पाओगे, तो कमेंट करिएगा, तो हम वैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था। ठीक, सचिन तेंदुलकर हिट्स his 100th international century against which among the following team, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। तो यहां पर में हमारे पास में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ अभी पास में, तो ये एक तरीके से मिल जाएगा 100वां सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। तो यहां 100 सेंचुरी लगाया किसके अपोज में था, बांग्लादेश के अपोज में लगाया हुआ था। ठीक, चल क्या रहा था, एशिया कप की बात करेंगे, तो ये कहानी इनकी हो गई है। तो 100 सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र पर्सन कौन है अभी, तो वर्तमान बात करेंगे हमारे पास में सचिन साहब हैं। दूसरी बात करेंगे अगला, यहां पर में इनके कितने हैं 49, और अपने पास में 100 अपना सॉरी ये 51 के आसपास, 49 अपने वनडे में है, 51 आपके किस मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, ये पार्ट मिल जाएगा। दूसरा आप और ध्यान रख लो भाई इनके बारे में, ठीक, तो ये बांग्लादेश के बारे में लगा दिया। अब आपसे क्वेश्चन कई तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो हमारे पास में नंबर ऑफ सेंचुरीज इंटरनेशनल क्रिकेट में यदि जो सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा तो वो पहले नंबर पे कौन है, अपने सचिन तेंदुलकर साहब। दूसरे नंबर पे कौन है, तो ध्यान रखना यहां पर मैं अपने विराट कोहली साहब। और तीसरे नंबर पे आते हैं कौन, आपके रिकी पॉन्टिंग। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस वो भी याद कर लीजिएगा। अब इनके बारे में जो जो कहानियां है आप याद कर लो सचिन साहब के बारे में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है। ठीक, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज बायोग्राफी ऑफ। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, फुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, अजीत वाटेकर, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर साहब की अलग ही कहानी आ रही है, आपने पढ़ा हुआ, मूवी बन चुकी है इनके ऊपर, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहां यह है फुलेला गोपीचंद की रचना। अब आपसे प्रश्न यह है कि फुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है, आप लोग कमेंट करके बताएं।
अब क्या होता है कि आप लोग कमेंट वैसे नहीं करते हैं, आलस से आता है, पूरा लेक्चर देखते नहीं होंगे, फटाफट फटाफट देख ले अपने पास, आंसर कौन से लगा आगे बढ़ाओ, यही करते रहे होंगे। ठीक, तो जो भी आप जैसा भी करना है, लेकिन आप थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें। ठीक, तो ये काम आपका रहेगा। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल में दोनों पक्षों की टीम में प्रतिभागियों की संख्या सबसे अधिक होती है? विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन टीम्स ऑफ द आइदर साइड? तो यदि ये बात करेंगे तो हमारे पास में आएगा कौन सा खेल के बारे में? ठीक, रग्बी में होते हैं भैया 15, पहली बात। वाटर पोलो में आपने पढ़ा होगा कितना? 7। तो 7 से बनाओ सांप, और सांप कहां होता है? पानी में होता है। ठीक, तो ये अपना सांप एक बार बात कर लिया। ठीक, ऐसी बात में अगला रहेगा कौन सा? सॉकर। तो सॉकर भी ध्यान रख लो, पास में 7 पहुंच गए। अगला चलेंगे यहां पर कौन सा? बेसबॉल। तो बेसबॉल में होते हैं कितने? यहां पर में 9 प्लेयर्स हो गए हैं। तो टोटल आपकी कहानी हो गई। तो इन सब के अकॉर्डिंग यदि देखें फिर भी, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स है कहां पर में? रग्बी में ही होते हैं 15, इसके अलावा सब में होते हैं कम, ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं इस बात में, जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? हु इज द हेड ऑफ द Delimitations Commission which redraw the electoral map of Jammu and Kashmir? Justice Ranjana Prakash Desai, Justice Sadashivam, रंजन गोगोई और सुनील चंद्रा। तो इनमें यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास आंसर किसके बारे में आएगा? ठीक, यहां थे हमारे पास कौन से? रंजना प्रकाश देसाई जो है वो यहां पर में क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। ध्यान रखना, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बनाएगा, क्योंकि बार बार डिमांड क्या उठ रही है भैया कि भैया यहां पर में चुनाव कराए जाए। ठीक, ये 30 डिमांड उठ रही है, तो कोशिश भी यही जारी है। अब चलते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारतीय तटरेखा का कितना प्रतिशत कटाव के अधीन है? अब सारे क्वेश्चन आ गए करंट के। ठीक, अब ध्यान रख पास में, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस व्हाट % ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज अंडर इरोजन? तो भैया हमारे यहाँ की कोस्ट लाइन टोटल कितनी है? तो यदि बात करेंगे मेन लैंड की 6907 के आसपास देखी जाएगी, 6900 के आसपास में। अब इनमें से कितना % यहां पर में इरोजन की बात की जा रही है? तो अराउंड यहां पर में 34% जो है वो इरोड हो रही है। इरोजन की कहानी कौन सी आएगी? तो आप देखेंगे यहां पर में बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, मैंग्रोव्स को लगातार कट कर रहे हैं, यहां पर बाकी और जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, माइनिंग की बात करेंगे, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं? इंपैक्ट डाल रहे हैं यहां पर में। तो इनके बारे में ध्यान रख लीजिएगा, नई रिपोर्ट है। अगला रहेगा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय नीति आयोग रिसेंटली? तो नीति आयोग हमारे यहाँ का थिंक टैंक है, ढेर सारे काम ये करेगा, और इसका नाम क्या मिल जाएगा? एक तरीके से ई फास्ट है। ई फास्ट नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और फास्ट का नाम क्या है? फ्रेट एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन नाम दिया गया है। ये ई फ्रेट एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कहानी आ जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी नीति दस्तावेज के प्रारूपण के लिए समिति के प्रमुख कौन है? हु इज द हेड ऑफ द कमिटी फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट? अभी आपको पता होना चाहिए, पास में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, इसमें क्या किया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से पार्ट नंबर 9B जोड़ा गया, पार्ट 9B। अब इस 9B में कई ऐसे प्रोविजन थे, क्योंकि हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसका पार्ट होता है? हमारे एक तरीके से स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर रूल बनाती है। अब आपने लेकर आ गए ये, यहां पर में वॉल्यूशन हो रहा है। ठीक, तो अब क्या किया गया भैया? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, कुछ पार्ट को प्रोविजन को डिलीट करना पड़ा, और इसीलिए फिर यहां पर बोले अब हमें फिर से सिस्टमेटिकली बनाना है, तो ये काम किया जा रहा है। इसके लिए कौन है? अच्छा, अभी रिसेंटली हमारे पास क्या किया गया है? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाया गया है। इसके हेड कौन है? तो भैया ये पहले मिनिस्टर मिसाल साहब हैं, लेकिन यहां पर जो कमेटी इसके लिए बनाई जा रही है उसके प्रमुख कौन है? सुरेश प्रभु नाम के व्यक्ति रहेंगे। ठीक, उनको यहां पर में क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है इस कमेटी का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर में, 35 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? तो डॉल्फिन किक की बात करेंगे, ये रिलेटेड किससे होता है भैया? तो ध्यान रखना यहां पर में, ये तैरने से रिलेटेड होता है डॉल्फिन किक का पार्ट। कई बार आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है डॉल्फिन किक के बारे में। अब चलते हैं 2021 में आयोजित पैरा ओलंपिक में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? यहां पर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोल्ड कितने जीते हुए हैं? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड द इंडियन टीम विन इन द पैरालंपिक्स हेल्ड इन 2021? तो यहां हम चलेंगे, यहां क्या रहेगा? एक तरीके से 5 गोल्ड हमने जीता हुआ है।
टोटल 19 हमारे पास क्या थे, ये आए हुए हैं एक अपने मेडल्स आए हुए हैं। इनमें कितने 5 गोल्ड हैं, 7 यहां पर में क्या है भैया सिल्वर्स है, ध्यान रखना, सॉरी 8 सिल्वर्स थे, कितने यहां पर में 8 सिल्वर है, तो 8 पांच के पास में, बाकी के 6 जो थे वो ब्रॉन्ज यहां लाए गए। और अब तक का पैरालंपिक्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस बार का रहा है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट यहां रहेगा रणजी ट्रॉफी 2022 के संबंध में निम्न कथन पर अध्ययन कीजिए। अब 22 में हुई थी, 23 की अभी हो गई, अब 23 के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, बात करेंगे किसकी 22 की, जिसमें एमपी ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती थी अब तक के इतिहास में, क्योंकि इसके पहले एमपी कभी जीत नहीं पाया है। ज्यादातर कौन जीता था, या तो मुंबई जीती थी या तो सौराष्ट्र जीती थी, आपको ध्यान रखना है। अब क्या आएगा भाई, तो आदित्य श्रीवास्तव मध्य प्रदेश रणजी टीम के पहले कप्तान है जिन्होंने यह खिताब जीता, तो बिल्कुल बात सही है, यही थे यहां पर मैं। यह खिताब मध्य प्रदेश ने मुंबई टीम को हराकर जीता है, तो यह भी सही है। और इस दौरान चंद्रकांत पंडित मध्य प्रदेश रणजी टीम के कोच थे, तो ये बात भी क्या है हमारी सही। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके कैसे हैं, सही हैं। ये इसलिए है ताकि इससे क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा। पहली बार हम लोग ये रणजी ट्रॉफी जीते हैं, इसलिए आपके पास संभावना यहां बन सकती है क्वेश्चन पूछे जाने की, तैयार आप इसलिए रहिएगा। अब चलते हैं आगे वाले पार्ट पर में, ठीक, कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये खिलाड़ी है और संबंधित खेल है, ठीक। नैन्सी जैन खो खो, आप बताइएगा। पूनम शर्मा जूडो, आंशिक कनौजिया सॉफ्ट टेनिस, अर्जुन ठाकुर तैराकी, इनमें से कौन सा भैया कनेक्टेड या आपका सही तरीके से मैच नहीं है, तो यहां अर्जुन ठाकुर साहब जो हैं वो रिलेटेड किससे हैं, शूटिंग से हैं, ध्यान रखना कैसे हैं, शूटिंग। तो तैराकी वैराकी उनको वैसे ही नहीं होती है, ठाकुर साहब वैसे ही है, तो शूटिंग ही करेंगे। अगला चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। The Corruption Precipitation Index 2022 was released by Transparency International. Consider the following statements related to this. पहला है, इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। रैंकिंग वाज गिवन टू 180 कंट्रीज इन दिस इंडेक्स, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, अगला दिया हुआ है, इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरी बात करें, बस नेक्स्ट रहेगा, भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। यहां पर मैं दिया हुआ है कौन सी पार्ट, कथनों को विचार कीजिएगा। Which of the following statement is करेक्ट बोला हुआ है, कौन सा कथन सत्य है ये चयन करना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, ऑल ऑफ द अबव। यहां पर चलेंगे हम लोग, यहां पर में बाकी सब कहानी तो ठीक थी, लेकिन इंडिया को मिला हुआ है सुधार करते हुए 85वें नंबर पर आ चुके हैं, तो 1 और 2 सही है, बाकी क्या है यहां पर में गलत। तो इंडिया को कौन से प्लेस पर आई हुई भैया, यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग हैं कितने 85वें नंबर पर हैं, बाकी के स्टेटमेंट आपके सही, केवल एक गलत। IFOAM ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान क्या है। अच्छा मजे की बात, ये 2020 की बात कर रहे हैं। अच्छा ये रिपोर्ट आई कब से, 22 में, लगभग जुलाई के आसपास आई, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। तो यहां पर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात करेंगे। हम लोग कहां पर आए हुए, थर्ड प्लेस पर आ रहे हैं। अब मुद्दा ये उठता है, करंट अफेयर कब से पढ़ें, ठीक, कितने टाइम पीरियड का पर है, क्योंकि हमारे पास में 21 मई को है पेपर। 21 मई मतलब कि यहां पर 2023 की बात कर रहे हैं, तो 2023 में यहां पर में आप अप्रैल तक के पार्ट को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी वाले थोड़ा से ओवर इंटेलिजेंट हुए तो पेपर आपके मई में बनाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि मार्च तक, अपना अप्रैल तक पेपर बन चुका होगा लगभग में, सीधे उनको बाद में प्रिंटिंग कराना होता है, ढेर सारे काम होते हैं। तो अप्रैल आप ना भी देखें चल जाएगा, लेकिन आपको मार्च देखना चाहिए। मार्च जो आज अभी चल रहा है, इस महीने तक पूरा करंट अफेयर कर लेना, लेकिन साथ में अप्रैल पर भी नजर आपकी होना चाहिए, ठीक ना। एक पहली कहानी, इनके साथ 2023 को आपने यहां तक कवर कर लिया पूरा कंप्लीट, लेकिन आपको 2022 भी जो है वो जनवरी से लेकर के आपको क्या करना है, पूरा का पूरा यहां तक का कौन सा, अपने दिसंबर तक कवर करना है। तो आपको ये 12 महीने प्लस यहां तक के अगले हमारे कितने 5 महीने आपको कवर करना चाहिए, 4 महीने आपको कवर करना है, ठीक। तो टोटल हमारे पास 16 महीने का पार्ट डेटा हो जाएगा, एमपी, इंडिया और वर्ल्ड का, ठीक। तो ये पार्ट हो जाएगा। अच्छा इनके लिए करंट अफेयर कहां से मिलेगा, तो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, अगली जो एफएलटीज आएंगे उसमें आपको डेली बेसिस पर, जब जब आप एफएलटी देने आओगे तब तक हम लोग आपको सीट देते जाएंगे, कोशिश हमारी रहेगी। प्लस ऐसे ही यूट्यूब पर आपको क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है कुछ हमारी, बाकी का आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने वाले देशों के लिए खुला अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब
बनाया है, ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाया हुआ है। G20, G7 यूरोपीय संघ और संघाई सहयोग संगठन। तो यहां पर मैं ओपन क्लब बनाने का काम ये किया गया है किसके द्वारा में भाई, तो G7 समूह है उसके द्वारा किया गया है, क्योंकि G20 में ज्यादातर तो देश वैसे ही शामिल है, यूरोपीय संघ में ठीक है ये लोग भी इन्होंने किया हुआ था। G7 जो था वो हमारे पास में कैसी कंट्रीज हैं, जनरली ऐसी जो इकोनॉमीज जो थोड़ी सी साउंड कंडीशन में है, मजबूत हैं, ठीक, विकसित हैं, उनका समूह है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं G7 में भाई, तो सबसे पहले आता है कौन सा, यहां पर में पहले मिल जाएगा जापान, दूसरा कौन सा है कनाडा, तीसरा कौन सा है कनाडा के बाद में ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद रहेगा कौन सा जर्मनी, जर्मनी के बाद अगला कौन सा रहेगा यहां पर में इटली, इटली के बाद मिल जाएगा कौन सा अमेरिका, और फिर अगला है यहां पर में फ्रांस। ये है, पहले रूस भी हुआ करता था लेकिन जब से क्रीमिया पर इन्वेड उसने किया हुआ अपने कब्जे में लाया हुआ है 2014 के बाद से उसको हटा दिया गया है। 2014 के बाद से पहले G8 हुआ करता था, अब क्या होगा पास G8 G7, ठीक। तो ये हमारी कहानी मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। नवंबर 2022 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सम्मेलन 14 से 17 नवंबर 2022 के मध्य पटाया शहर थाईलैंड में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता एक्सेल पुरस्कार 2022 जीता हुआ है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए रखा जाता है ज्यादातर में क्योंकि इंडिया को अवार्ड मिला हुआ है, जहां पर नेशनल लेवल पर इंडिया को अवार्ड मिले और जहां पर इंटरनेशनल लेवल पर में जहां पर नेशनल लेवल पर एमपी को अवार्ड मिले और इंटरनेशनल लेवल पर में इंडिया को अवार्ड मिले, वो आपके लिए काम का है और उसको आप पढ़ करके रखिएगा ही अच्छे से। तो यहां पर हम बात करेंगे इस पूरे स्टेटमेंट में, ठीक, हमारे पास दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये रखा गया है। यहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे कोशिश की गई है ताकि आपके फैक्ट कवर हो जाएं, बाकी चीजें तो आपके पास में रहेंगी। अगला रहेगा नेक्स्ट पार्ट पर में, ठीक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें भारत को 40वां स्थान मिला हुआ है। तो यहां हम बात करेंगे इस सूचकांक में, ठीक, यूएसए की बात ठीक ठाक, लेकिन यहां हम बात करें एग्जैक्टली तो इसमें जो मिला हुआ है स्विट्जरलैंड को पहले स्थान मिला हुआ है, ठीक, स्विट्जरलैंड फर्स्ट प्लेस पर है स्विट्जरलैंड, और दूसरे प्लेस पर मिलेगा आपको कौन सा यूएसए अमेरिका, और फिर हमारे यहां पोजीशन 40 भी है, वो तो ठीक ठाक जैसे ही है वैसे ही है, थोड़ा सा सुधार यहां हुआ है ऐसा कहा जाता है, तो 40वीं पोजीशन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक। तो आपका आंसर रहेगा कौन सा ओनली 2। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट, भारत का पहला वातानुकूलित वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहां चालू किया गया है? वेयर हैज द इंडियाज फर्स्ट सुपर क्रिटिकल प्लांट विद द एयर कंडीशन कंडीशनर बीन कमीशन्ड? तो ये रहेगा कौन सा उत्तरी कर्णपुरा जो है वहां पर इसे लगाया गया है, ठीक। तो ये प्लेस आपको मिल जाएगी। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पर में, 8वां रायसीना डायलॉग 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 8वां रायसीना डायलॉग बोला हुआ है, 2 से 4 मार्च 2023 के मध्य इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, इसका आयोजन वर्ष 2012 से किया जा रहा है, ठीक। नई दिल्ली में तो ठीक है, रायसीना नाम रायसीना हिल से लिया गया है राष्ट्रपति भवन से। इसमें हम लोग इंटरनेशनल लेवल के सारे क्वेश्चन जो अपने मुद्दे होते हैं उनको उठाया करते हैं। आपसे सहयोग पर में बात करेंगे, यहाँ जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे, इस तरीके के मोटिव होते हैं। अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर में, ठीक, 2 से 4 तो ठीक था, लेकिन इसका आयोजन 2012 से नहीं बल्कि कब से हो रहा है 2016 से आयोजन किया जा रहा है, इसलिए आपका आंसर केवल एक सही है, बाकी के गलत हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर में, यूविन के संबंध में निम्न विकल्पों के में से कौन सा सही नहीं है? जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म देश में महिलाओं और बच्चों को डिजिटल टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने हेतु तैयार किया गया है। 11 जनवरी 2023 को सरकार द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करने के उद्देश्य से देश के 105 जिलों में यूविन नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, और यह प्लेटफॉर्म कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार की डिजिटल बुनियादी संरचना कोविन पर आधारित है। कौन सा सही नहीं है, पहली बात तो ये आपको टच करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आपको देखना था, और इनमें इनकरेक्ट जो है वो कौन सा पास में ये है, क्योंकि इससे कोई बात नहीं की गई है, कोविड वोविड कहीं नहीं है, बाकी सब तो सही था यहाँ पर में, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका।
चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। मैं एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट ठीक। अब चलेंगे आगे, यहां तक तो आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अगला मुद्दा रहेगा हमारे पास, जनवरी 2023 के मध्य मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहां हुआ है। ठीक, यहां हम चलेंगे तो इसका आयोजन हम देखेंगे, पहला बेंगलुरु, रांची, इंदौर, भुवनेश्वर। ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से आपको मिलेगा कौन सा एग्जैक्ट। हम चलेंगे तो स्टॉप नहीं हो रहा है। ठीक, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, हाँ, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि 2023 जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी अनाउंस किया गया है, तो ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कहानी आपकी रहेगी। अब चलते हैं आगे। मिलेट्स पर बहुत सारे काम करना है इस साल में, एक ना क्वेश्चन मिलेट्स पर आने ही आना रहता है, ध्यान रखना। चाहे पौधों कुटकी की बात करें, उनका आपका जो बॉटनिकल नेम की क्वेश्चन पूछ ले, या फिर आपसे यहां पर मैं किसी और के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। अब चलेंगे इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 संबंध में कौन सा सही नहीं है। इसका आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को किया गया। यह वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की थीम मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट थी। इस सम्मेलन का राष्ट्रीय पार्टनर भारतीय उद्योग परिसंघ था। ठीक, इनमें से बात करेंगे तो भैया सबको पता है, बच्चे को, इसका प्रोग्राम कहां हुआ है, भोपाल में नहीं इंदौर में हुआ है। और इंदौर में हुआ है तो कहानी क्या रहेगी हमारे पास में, यह आंसर हो जाएगा गलत, आंसर ऑप्शन है बी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। मैं ठीक, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक, सम्मेलन का मुख्य विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति, विश्वसनीय भागीदार। ठीक, द मेन थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज प्रवासी रिलायबल पार्टनर ऑफ इंडिया, इसे कहेंगे डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृत काल। ठीक, तो ये दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट पर। मैं हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है। हिमालयी ताहर को, हिमालयी भेड़ को, हिमालयी याक को, हिमालयी चीतल को। तो यहां आंसर मिलेगा कौन सा, हिमालयी याक। कौन सा मिलेगा आपके पास में, ये आंसर रहेगा, आंसर है हिमालयी याक। और ये याक कहां मिलेगा आपको ध्यान रखना है, ये जनरली पाया जाता है ऊंचे क्षेत्रों में, खास करके अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, यहां मिल जाएगा पास कौन सा, हिमाचल में, आपके साथ में उत्तराखंड के आसपास जितने हिमालयी रीजन है उनमें खास करके पाया जाता है, याद रखना है। अच्छा, IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट ये कहानी मिल जाएगी। ठीक, अगला, गुजरात में मोरबी सस्पेंशन पुल टूटने का चर्चा में था, यह किस नदी पर निर्मित है। द मोरबी सस्पेंशन ब्रिज इन गुजरात वाज इन न्यूज ड्यू टू द कोलैप्स, इट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, अभी खूब चर्चा में था, मच्छू रिवर आ जाएगी, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम याद रख लीजिए कब ये कहानी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े समृद्ध बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। यह कहां पर स्थापित है। ठीक, ये एक तरीके से लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG, ये कहां पर है, संगरूर में एस्टेब्लिश किया गया है। इंदौर में हम बात करते हैं तो हमारे पास मिल जाता है कौन सा, CNG प्लांट की बात कर रहे होते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर मैं एक तरीके से ये आपका CNG प्लांट MP की बात करेंगे खास करके, और ये वाला पार्ट कौन सा आएगा हमारा, नाम मिल जाएगा एक संगरूर जो है, यहां पर लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है संगरूर, याद रखिएगा। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट पर। में किस राज्य की सरकार ने स्लेंडर लोरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य अधिसूचित किया है। एक रात्रिचर निशाचर टाइप का जीव है ये स्लेंडर लोरिस, उसके लिए यहां पर मैं इसका क्या किया गया है, अलग से अभयारण्य बनाया गया है। और ये काम किया गया है कौन से वाली गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु ने। आपको देखना है तो आप लोग एक काम करिएगा, सर्च कीजिएगा स्लेंडर लोरिस को, पूरा एग्जैक्ट इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलेंगे, हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खोजे गए प्राचीनतम पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कलचुरी काल के 26 प्राचीन मंदिर अवशेष यहाँ खोजे गए हैं। ठीक है, 26 गुफाएं खोजी गई हैं, जिनमें से अधिकांशतः बौद्ध धर्म संबंधित हैं। खोज में 24 ब्राह्मी शिलालेख यहाँ मिले हैं। क्या मिले हैं, ब्राह्मी
इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और 2 मठ और 2 स्तूप भी यहाँ पाए गए हैं। इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहां पर दिया हुआ है, ये इज और आर ये हो सकते हैं, इनमें से आपको आंसर बताना रहेगा। ठीक, तो ये इनमें ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपका कल्चुरी काल संबंधित है, ठीक बिल्कुल सही है। 26 गुफाएं हैं, ये भी सही है, और बौद्ध धर्म संबंधित है, ये भी मिलेगा। खोज में 24 ब्राह्मी शिलालेख हैं, ठीक, ये भी करेक्ट है, और 2 मठ और 2 स्तूप भी मिले हुए हैं, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो ये रिसेंट था, तो आपका आंसर सभी के सभी आपके डी वाला पार्ट आ जाएगा, याद रख लेना है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक, देश की नई महारत्न कंपनी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, सितंबर 2022 में केंद्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम REC लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसके बाद देश में अब कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो गई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में महारत्न योजना शुरुआत की थी। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रीलिम्स से पढ़ने का फायदा ये होता है, जब तैयारी कर रहे हैं तब पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपके फैक्ट इससे रिलेटेड बन जाते हैं। और एमपीपीएससी में आपसे याद करिएगा भैया कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो इनमें से आप ध्यान रखना कि भैया 2000 ये तो ठीक है, REC हमारे पास बन गया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो बनाई गई है नई महारत्न, ठीक है। अब कुल 12 हो चुकी है, ठीक, ये भी सही है, 12 हमारे पास क्या हो गई है महारत्न कंपनी। लेकिन क्या ये 2005 से स्टार्ट हुआ है? तो नहीं, ये 2010 से हमने स्टार्ट करके रखा हुआ है, ये कहानी आपकी रहेगी, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो 1 और 2 आपके करेक्ट हैं, बाकी के हो जाएंगे पास में इनकरेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक, चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर में। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक देश में काला अजर को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? By which of the following years the government of India has set a target to eliminate काला अजर from the country? तो ये था हमारे पास में काला अजर एक खतरनाक बीमारी है, 2023 तक इसे खत्म करने का टारगेट किया गया है। ठीक, नेक्स्ट लेंगे आगे हमारे पास में, हाल ही में नीति आयोग के ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द एस्पिरेशन बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय द नीति आयोग? नीति आयोग यहां पर में एक हमारे पास क्या करता है, आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाता है। इसका क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, तो यहां पर मैं आंसर क्या रहेगा यहां पर भाई, तो हरिद्वार को यहां बनाया गया कौन सा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहां अनाउंस किया गया है। अब चलते हैं आगे, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी ग्रुप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना कहां की जाएगी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो बनाया जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर्मेट में नोएडा में बनाए जाने की तैयारी की गई है। ठीक, अगला चलते हैं यहां पर मैं, विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में से किस झील में किया गया है? द वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स? चिल्का, एलिफेंट लेक केरल, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो यहां रहेगी पास कौन सी? चिल्का झील में किया गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक, एक प्रकार की लेगून का उदाहरण है, आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, स्वदेशी ब्लैक बॉक्स। अभी तक ब्लैक बॉक्स की बात करते थे, ब्लैक बॉक्स का रंग कौन से कलर का होता है? आप इसे कमेंट करके बताइएगा। शायद सभी ने इसके बारे में सुना हुआ है, देखा हुआ है कि जब भी कभी कोई प्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। तो अब भारत में नया ब्लैक बॉक्स मिल गया, तो इस संबंध पर मतलब कि हमने बनाया अपने तरीके से, तो इसके संबंध में आपको आंसर बताना है। स्वदेशी ब्लैक बॉक्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक भाई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से भारतीय तकनीकी मानक आदेश प्राधिकरण से प्राप्त मतलब इसको प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे पास में जो स्टेटमेंट यदि हम देखेंगे तो दोनों के दोनों क्या है? सही हैं। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट रहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है हमारे पास में एक जो विमान बनाने के लिए एकमात्र हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी मानी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से काम रहेगा, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, तो इसलिए काम किया हुआ है। अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत एवं इसराइल के बीच एक वायुसेना अभ्यास है और यह अभ्यास 6 से 24 मार्च 2023 के मध्य यूके में आयोजित हुआ है। इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है? तो हम बात करेंगे, इनमें से आपको बताना पड़ेगा केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से बोला हुआ कौन सा कथन सही है? तो ये रहेगा हमारे पास कौन सा? आपका केवल दो इसका करेक्ट है, यूके में आयोजित होगा। ठीक, तो ये अपना कोबरा वहां एक तरीके से अलग मिल जाएगा, यूके वाली कांड इंडिया यूके के साथ आप लोग ध्यान रखेंगे।
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी को इनक्यूबेटेड फर्म द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित, मतलब किसने भारोस विकसित किया है? सिंपल सी बात, किया हुआ है आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी दिल्ली ने। तो यहां ध्यान रखिएगा हमारे पास में नया अपना भारोस जो है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नाम मिला है कौन सा, ठीक एक तरीके से एंड्रॉइड है, वैसे ही हमारे पास कौन सा मिल जाता है? आईआईटी मद्रास में आया भारोस के नाम से। अगली बार से उम्मीद है कि जो आप मोबाइल खरीदेंगे 2 साल बाद, वो सारा किसका रहेगा? हमारे भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम वाला रहेगा। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दी है? मधुमक्खियों के काटने से बचने के लिए टीका, तो ये कौन सा मिल जाएगा? अमेरिका, यूएसए ने इस टीके को अनाउंस किया हुआ है। क्योंकि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, जल्दी बताएंगे। साथ में खतरनाक एक तरीके से अम्ल है जो हमारी बॉडी को करेगा, धीरे धीरे शून्य करेगा। कई बार कैसे ऐसे केस आ चुके हैं जहां पर काटने के बाद डेथ भी लोगों की हो जाती है। अब चलेंगे अगले पार्ट पर, में नेक्स्ट रहेगा हाइपरलूप तकनीक संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दिसंबर 2022 में टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप ने हाइपरलूप तकनीक पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस तकनीक के द्वारा निर्वात ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब में कैप्सूल के समान वाहन को विमान गति से चंचल किया जा सकता है। तो ये एक तरीके हमारे पास में क्या रहेगी? एक बड़ी ही एक ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन रहेगा हाइपरलूप। मतलब आप जमीन में हवा का आनंद ले सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और इस संदर्भ में हमारे पास क्या होगा? ये जो आपका स्टेटमेंट है हाइपरलूप के संदर्भ में हमारे पास कैसे रहेंगे? दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट सही माने जाएंगे। ठीक, अगला चलिएगा यहां पर मैं नेक्स्ट पार्ट रहेगा हाइपरलूप, क्योंकि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है कि भविष्य में इसको जल्दी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। कोशिश होगी कि भारत में ये अहमदाबाद मुंबई वाली कहानी चले थी कुछ समय तक में, अहमदाबाद से दिल्ली तक बातचीत की गई है। अब कहां स्टार्ट करते हैं भी सोचा जाएगा। अब चलते हैं आगे। मध्यप्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 के प्रमुख उद्देश्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मध्यप्रदेश को देश में शीर्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार गंतव्य के रूप में स्थान दिलाना, टू पोजीशन मध्यप्रदेश एज टू टॉप साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस डेस्टिनेशन इन द कंट्री, ठीक है। वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करना, मध्यप्रदेश के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य में के समग्र व्यय को बढ़ाना और राज्य में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। इनमें से आपका कौन सा गलत है ये बताना है। तो यहां पर 2025 तक की बात नहीं की गई है, ध्यान रख लीजिएगा, हमारे पास ये अलग हो जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, क्योंकि 25 तो आएगी हमारे पास में। नेक्स्ट चलेंगे अगले। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? साइप्रस, चेक गणराज्य, चिली और वेनेजुएला। ठीक, तो निकोस यहां बात करेंगे हमारे पास कौन से मिल जाएंगे? क्रिस्टोडोलाइड्स यदि हैं तो ये है साइप्रस के नए राष्ट्रपति हैं। साइप्रस के साथ भारत में हाल ही में बड़े अच्छे संबंध विकसित करने की कोशिश की हुई है। ये यहां बना हुआ हमारे पास कौन सा? एक तरीके से लाते हैं मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बाद यहां हम चलेंगे, अपना नाम मिल जाएगा कौन सा बना हुआ है? अपना इटली वगैरह है। यहां पर बना हुआ है एक तरीके से टर्की। यहां पर बना हुआ है कौन सा कंट्री? नाम मिल जाएगा इसका अपना यूनान, एथेंस है। यहां बना हुआ है साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल कौन सी है? साइप्रस के बारे में बात करेंगे तो इसकी कैपिटल है निकोसिया। निकोसिया ध्यान रख लीजिएगा, कैपिटल है, इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में याद रखना है। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है साइप्रस का, ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2022 में राजीव लक्ष्मण करंदीकर इसके नए अध्यक्ष बने हुए हैं और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1 जून 2005 को की गई थी। ठीक, तो यहां देखेंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अब चलते हैं आगे। टॉर्डिग्रेड जीव संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉर्डिग्रेड चर्चा में बहुत रहा है, ठीक। हालांकि यहां से ये क्वेश्चन यूपीएससी लायक के हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके बार बार यहां से ऐसे क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको ज्यादा चीजें फैक्ट कवर हो जाए, ठीक है ना। हमारा इसमें इस टेस्ट में ये पार्ट था कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लें, टॉपिक कवर कर लें, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कहां पर मैं एमपीपीएससी में खास करके एक आध क्वेश्चन कभी आ जाए तो, बहुत ही रेयरेस्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। लेकिन रखे क्यों गए? ताकि आपकी तैयारी हो जाए। एफएलटी जो आएगी तो एफएलटी में क्वेश्चन जो हमारे अगले बार से आएंगे वो थोड़े से रहेंगे पास में, इनमें से ही शॉर्ट बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो टार्डिग्रेड है वो ऐसा जीव है जो कितने भी गर्म कर लो ना तो भी गर्म नष्ट नहीं हो रहा है, सब जगह पर जीवित, समझो अमर टाइप का जीव है ये,
थोड़ी सी तैयारी इसके बाद में साइंटिस्ट कर रहे हैं कि यार कुछ ऐसे जीन जो हैं वो बाकी और में कन्वर्ट कर दो तो हो सकता है और ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो जाए कहीं और में। तो ये रहेगा नई अच्छा, नवंबर 2022 में टार्डिग्रेड की नई प्रजाति मैक्रोबाइटस नगीना की खोज की गई है और नई प्रजाति को रोकुआ नेशनल पार्क फिनलैंड में खोजा गया है। ठीक, तो ये इसके स्टेटमेंट दोनों के दोनों कैसे हैं, सही हैं। अब चलिएगा नेक्स्ट पार्ट अगला रहेगा। ठीक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रीवा में मध्य प्रदेश की पहली 6 लेन दोहरी सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है, तो ये सबको पता ही है 2.28 किलोमीटर की ये हमारी लंबाई रहेगी। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे आगे। यहां पर मैं 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस राज्य में किया जाएगा, उत्तराखंड, गोवा, मेघालय, छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में हुए थे गुजरात में, इसके बाद आगे कहां होंगे, तो ये आंसर हमारे पास रहेगा कहां पर में, गोवा में अगले आयोजन होगा। 36वें कहां हुए थे, गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट है बस में भारत का पहला लिथियम सेल, अच्छा क्वेश्चन आपके पास फिर से हो गया है, 36वें राष्ट्रीय खेल कब हुए हैं, 36वें 2022 में हुए हैं। ठीक, एमपी को हम बड़ा अच्छा टारगेट कर रहे थे कि टॉप 10 में बिल्कुल हम आना, टिप टॉप हो गए, टॉप 5 की बात करें यहाँ पर अच्छे खासे 100 के आसपास समय अवार्ड जीतना है ऐसा टारगेट किया गया था, लेकिन मिले कितने और पोजीशन क्या रही, आप लोग कमेंट करके बताना है। अब चलते हैं, भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादक संयंत्र कहां स्थापित किया गया है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज बीन सेट अप, तो ये रहेगा बेंगलुरु में, ध्यान रखना है बेंगलुरु। अब चलिएगा, किस देश के द्वारा विश्व के पहले मेटावर्स आभासी दूतावास स्थापित करने की घोषणा की गई है, Which country has announced the setting up of the world's first metaverse virtual embassy? तो ये है भैया बारबाडोस। बारबाडोस की कैपिटल है बिलटाउन, आपने पढ़ा होगा तो। और ये कहां पर आता है, आप देखिएगा इस प्रकार से, यहां पर हम चलेंगे तो ये बन जाते हैं आपके पास कौन से वाले कंट्रीज, ये हैं यहां पर मैं नाम लेगा कैरिबियन कंट्रीज, और कैरिबियन कंट्रीज में ये मिल जाते हैं हमारे पास कौन से वाले, ग्रेटर एंटाइल्स, और यहां मिलेगा लेसर एंटाइल्स, और लेसर एंटाइल्स में यहां मिलेगा बारबाडोस। बारबाडोस ध्यान रखना है, ब्रिजटाउन इसकी कैपिटल है। दूसरी बात, इसे हाल ही में एक नया एक तरीके से स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, यूके के कब्जे में हुआ करता था ऐसा कहा गया है। अब इसलिए ये कहानी यहां आ जाएगी। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात किया गया है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए भैया 135 यहां पर में इंडिया की रैंकिंग है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अगले चलते हैं, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ठीक, तो यहां पर रहेंगे हमारे पास में संजय अग्रवाल, सतवारी चौटाला, शीला एस गांगुली, अरिंदम मुखर्जी। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक यहां ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काम करने की बात बार बार की जा रही थी। यहां इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, संजय अग्रवाल। क्योंकि इसी एमएसपी को लेकर के पिछले साल में क्या हुआ है, सारा आपका पूरा किसान आंदोलन हुआ। सरकार को कई बार कहा गया भैया एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आप इंप्लीमेंट करें, एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करें, लेकिन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट की बात करेंगे, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट आई चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इन्होंने इस बात को इंप्लीमेंट नहीं किया। क्योंकि रिपोर्ट आई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में, उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। अब आगे बीजेपी गवर्नमेंट, अब कांग्रेस चाहती तो पहले ही लॉन्च कर देती ना, आपको यहाँ पर देती थी, आपको ये सारी बातें थी, तो आपने किया नहीं। अब बात कहते हो कि यार हम किसानों के साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। ठीक, जब मौका था तब तो कुछ किया नहीं। निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है, ध्यान रख लीजिएगा। स्थापना कब हुई है, 1992। फेरवानी कमेटी आपको मिल जाएगी। तो यहां प्रमुख कौन है, सुभद्रा कुमार मंडल, आशीष कुमार चौहान, संदीप एस गुप्ता, जी डी मलिक। तो यहां आंसर रहेगा आशीष कुमार चौहान, इसे क्या है, प्रमुख चुने गए हैं या नियुक्त किए गए हैं। सितंबर 2022 में किस देश ने पूरी तरह से सौर ऊर्जा चलने वाले मानव रहित हवाई ड्रोन क्वीमिंग जिंग 50 का सफल परीक्षण किया है, तो आपको ध्यान रखना है भैया, यहां पर मैं काम किया है चीन ने। ठीक, क्वीमिंग जिन 50। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सितंबर 2022 में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है,
Which operation was launched by the Central Bureau of Investigation in September 2022 against the इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। तो ये था इलीगल, यहां पर करना था हम लोग यहां पर में, तो ये रहेगा कौन सा, ऑपरेशन गरुण। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर में। अक्टूबर 2022 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया प्रचंड किस तरीके का हेलीकॉप्टर है, तो ये लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर रहेगा प्रचंड। नेक्स्ट चलिएगा, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक, हम बात करेंगे यहां पर कॉलिंस डिक्शनरी के बारे में, तो ये रहेगा कौन सा, परमा क्राइसिस जो है, इस वर्ड को यहां क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। इसी प्रकार से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, उसे भी आप बताइएगा। किस राज्य में प्रसिद्ध बथुकम्बा उत्सव मनाया जाता है, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान। तो बथुकम्बा उत्सव जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। यह होता है कौन सा, पुष्पोत्सव, पुष्पोत्सव कहलाता है ये, ध्यान रखना है पर इंपॉर्टेंट सब है ना, ये रहेगा। दूसरा, 9 दिन का ये पूरा मेला होता है, नवरात्रि के आसपास को मनाया जाता है, पुष्पोत्सव कहलाता है अपना। अगला चलेंगे यहां पर मैं 81, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में तमिलनाडु में किया गया। ठीक, ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान ने जीता है। ठीक, भारत ने ओपन वर्ग और महिला वर्ग अर्थात दोनों वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो यहां बात करेंगे, हमारे पास रहेगा कौन सा आंसर, 3 रहेगा। बाकी सब कहानियां पास में 44वां हुआ है। ठीक, चेन्नई में अपना ये रहा है, ये सारे पार्ट रहेंगे। तो चेन्नई में आपके पास ध्यान रखना है, नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, इसके लिए भारत में क्या किया गया था, ध्यान रख लीजिएगा, एक मसाल चलाई गई थी चेस ओलंपियाड के लिए। तो वो इंदौर में भी आई थी, भोपाल में भी गई थी, उज्जैन होते हुए। तो इसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो ओलंपियाड, शतरंज ओलंपियाड की मसाल है, मध्य से किस शहर से होकर नहीं गुजरी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास में शायद अपना चेस ओलंपियाड इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक, अब आपके पास अगला क्वेश्चन। अच्छा, टोटल हमारे यहां पर में अपने ग्रैंड मास्टर कितने हो चुके हैं अब तक में, 78, 79, 76 और 78, 79, 76 जो भी हैं वो लास्ट में कौन बने हैं बताइएगा आप कमेंट करके। पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप और महिलाओं की होती है कौन सी वाली, उबेर कप। क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेता है, थॉमस कप का संबंध किससे है, तो भैया ये बैडमिंटन से है। किसकी होती है, तो ये वुमेन्स की होती है कि मेन की होती है, तो भैया आपका थॉमस किससे है, मेन। और उबेर की बात करेंगे तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, वुमेन। उबेर में सबसे ज्यादा अपोजिट कौन रहा है पार्ट ऑफ पास में, वुमेन्स की सेफ्टी, वुमेन्स सेफ्टी बार बार आया उबेर कप के बारे में, तो आप ध्यान रख लो उबेर कप, याद रख लो इसके बारे में। तो ये था आपका इंडिया, यहां पर मैं पहली बार एक टीम अच्छे खास तरीके से जीती, और दूसरा आपका साउथ कोरिया जो था वुमेन्स की टीम यहां पर मैं जीती, ध्यान रखना। नेक्स्ट, किस राज्य में दही हांडी खेल का दर्जा दिया गया है, दही हांडी रहेगा महाराष्ट्र में। ठीक, ध्यान रखना इसके बारे में। अगला पॉइंट रहेगा, निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? Who among the following has been elected as the first woman president of Indian Olympic Association? तो ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई कौन है, तो ये हमारे पास पीटी उषा। ध्यान रखिएगा कौन चुनी गई, यहां पर मैं पीटी उषा को चुना गया है, अभी तक नहीं तो पहले किसी को चुना नहीं गया था। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर में, ये पीटी उषा हो चुकी हैं। अब देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पुरस्कार 5 मई 2022 को नासा की सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया सोजेनेज्वा को प्रदान किया गया है। ठीक, इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई थी। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के हरित क्रांति जनक एमएस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो ये भाई यहां ध्यान रखेंगे, यहां पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये कि यह आपका 2022 में सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनेज्वे को दिया गया है। ठीक, ये करेक्ट रहेगा। 1986 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और पहली बार मतलब अनाउंसमेंट कब हुआ था, 87 में, और ये मिला हुआ था किसका, अपने एमएस स्वामीनाथन को। ठीक, इसी प्रकार से आगे जाकर के नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड स्टार्ट किया गया। ठीक, जो भी इसीलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और ये अवार्ड भी मिला किसको, तो यहां पर मैं स्वामीनाथन साहब को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, तो ऑल द वो डी आंसर इसका आपका हो जाएगा।
अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? जियोलॉजिकल पार्क की बात करें तो कहां रहेगा अपना? जबलपुर में बनाया जा रहा है जियोलॉजिकल पार्क। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये कहां पर अपना है? जबलपुर में। नेक्स्ट चलेंगे आगे, इसके बाद रहेगा द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने वर्ष 2022 के लिए किसे प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? यहां पर मैं सिंपल सी बात डाल सकते थे, 2022 में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किसको मिला हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते थे। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कौन देता है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस। नॉर्वे और स्वीडन से दो और अवार्ड होते हैं, एक मिलता है हमारे पास कौन सा? नोबेल अवार्ड। नोबेल अवार्ड की 6 कैटेगरी में से शांति का नोबेल मिलता है नॉर्वे से, बाकी सबके सब कहां से मिलते हैं? रॉयल स्वीडिश एकेडमी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से, इसलिए इसको भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन रहेगा कि यहां पर में एबल पुरस्कार है, उसे किस फील्ड का नोबेल कहा जाता है? आप उसे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो ये अवार्ड किसे मिला? डेनियस पर्नेल सुल्विन को, कैरन ओहेलनेक बेक को, जॉन एफ नेस को या ग्रेगरी मार्गोलिस को? तो ये अवार्ड दिया गया है किसे? डेनिस पर्नेल सुलिवन को दिया गया है, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर में। निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द टर्म हैट्रिक डिड नॉट यूज्ड? हैट्रिक मतलब लगातार 3 बार की बात करेंगे, तो यहां क्रिकेट में होता है हैट्रिक विकेट, यहां पर में हॉकी हैट्रिक होता है, फुटबॉल में हैट्रिक होता है, लॉन टेनिस में हैट्रिक शब्द नहीं लिया गया है। अगले चलते हैं, क्यों किस खेल संबंधित है? टेक क्यू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बिलियर्ड्स। तो बिलियर्ड्स की बात करेंगे, ये हमारे पास रिलेटेड रखा हुआ है। अभी एक बिलियर्ड्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हमारे यहां बॉलीवुड की मूवी आई थी, आप बताइएगा कि कौन सी थी। उसमें इस शब्द को 2-3 बार यूज किया हुआ है, आप वैसे देख सकते हैं। 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया है? 2022 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। 31वां, 32वां भी अनाउंस हो चुके हैं, ध्यान रखना है ना। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, नासिर शर्मा, शरद पगोरे और असगर वजाहत। तो यहां पर में 31वां मिला हुआ है किसे? असगर वजाहत को दिया गया है। वजाहत ध्यान रखना है, असगर वजाहत अपना 31वां व्यास सम्मान की बात करें किसे दिया हुआ है? असगर वजाहत को। ठीक, इनके बारे में ध्यान रखना। किताब कौन सी है? महाबली। बुक कौन सी थी? महाबली के लिए, महाबली के लिए, महाबली के लिए। दूसरी बात करेंगे, अगला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, अब अगला 32वां किसे दिया गया है? 32वां मिला हुआ है ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको मिला हुआ है? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला हुआ है। और ये यहां पर मैं इनके बारे में बात करें, किताब का नाम कौन सा था? पागल खाना। पागल खाना किताब का नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन एक और पूछता है यहां पर मैं 32वां और 31वां क्यों? क्योंकि भैया यहां पर मैं कभी कभी एमपीपीएससी पुराने क्वेश्चन भी डाल देता है। जैसे कि याद करो भाई, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक, चांडी प्रसाद भट्ट का संबंध किससे है? 2013 में उनको मिला हुआ था गांधी शांति पुरस्कार। पूछा कब था? 2015 के एग्जामिनेशन में, 2 साल बाद पूछा हुआ है। ठीक, तो वैसी कहानी यहां रहेगी। अब यहां पर मैं ये जो पुरस्कार है ना, व्यास सम्मान के बारे में जब आप देखेंगे तो ये देता है कौन? के बिरला फाउंडेशन देता है। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। फाउंडेशन ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछेगा फाउंडेशन, है ना। तो ये व्यास सम्मान कौन देता है? तो व्यास सम्मान देता है के बिरला फाउंडेशन। अब आपसे प्रश्न ये रहेगा कि आपको ये पता करना है कि के बिरला फाउंडेशन और कौन कौन से अवार्ड देता है। के बिरला फाउंडेशन कौन कौन से पुरस्कार देता है? फाउंडेशन। तो ये क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, जब आप यहां पर मैं पूरी क्लास नहीं देखोगे तो चीजें स्किप करोगे तो ये फैक्ट कई बार पूछ लेता है, तो उसको भी स्किप कर दोगे। वैसे ही बात करिए, पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया, यदि आपसे पूछ ले तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, व्यास सम्मान की शुरुआत कब से हुई है? 1991, रटा होना चाहिए सबको। मूर्ति देवी पुरस्कार यहां पर रहेगा, वो भी रटा होना चाहिए। ठीक, 1991 से स्टार्ट हुआ है। समथिंग शायद रामविलास शर्मा थे, उनको दिया गया था पहला, ध्यान रखना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया हुआ है? ऐसे पास में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया हुआ है? तो ये लिस्ट से आपको याद होने चाहिए। ठीक, पहला कब से स्टार्ट हुआ, लास्ट में भी किसको मिला हुआ है? लास्ट के 2 तो आप याद कर लीजिएगा, 21वां 22वां दोनों जैसे यहां पर आया 31वां 32वां वैसा। अब चलते हैं अगले पार्ट पर में। नेक्स्ट रहेगा मध्य प्रदेश योग आयोग के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
30 अगस्त 2022 को संपन्न मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने इस योग आयोग गठन की तैयारी बैठक मंजूरी प्रदान की थी। यह योग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्थान के माध्यम से करेगा। ठीक है, इस आयोग में राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में कार्यरत अति विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को अशासकीय व्यक्ति अध्यक्ष यहाँ शामिल किया जाएगा और इसमें संस्कृति विभाग के सचिव इसके आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बात क्या हुआ है, तो यहां एक तरीके से योग के बारे में ठीक, संस्कृति विभाग के उपाध्यक्ष जो अपने क्या है पास में इसके आयोग के उपाध्यक्ष सचिव इसके उपाध्यक्ष नहीं होंगे, ये बात अलग है, ध्यान रखना है। ये इस पर्सन से यहां से रिलेटेड रहेंगे, उपाध्यक्ष को बनाया जाएगा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से। अब चलते हैं आगे वाले पार्ट पर में, किस संस्था द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपके लिए बोनस हो गया ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये नजर से कैसे छूट गया, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हो रहा है, तो आपको आंसर बोनस था। यदि कोई गलत कर लेता तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने स्टार्ट किया हुआ था, खत्म कहानी है, ऑपरेशन गरुड़। अगले चलेंगे, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन निम्न में से कहां आयोजित किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में, फिजी में, गुयाना, सुरीनाम में। अच्छा, ये मजे की बात यह है कि सारे देश में हिंदी अच्छी खासी बोली जाती है और खासकर कौन सी वाली, अपनी भोजपुरी भी बोली जाती है, भोजपुरी भाषा वाला पार्ट रहेगा। तो यहां पर अभी आयोजन किया गया, कहां पर, मैं फिजी में। ठीक, फिजी की बात करेंगे, ये भी हमारे पास छोटा सा देश है, कहां पर, अपने इन वाले पार्ट पर में, इनमें। ठीक, फिजी, सुरीनाम, गुयाना, मॉरिशस। फिजी 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 है ना, सुबह कैपिटल इसके रहेगी फिजी, तो अपना सॉरी फिजी आइलैंड अपना रहेगा, है ना, आइलैंडिक कंट्री रहेगा। मॉरिशस आपने सभी पढ़ा हुआ, ये भी आइलैंडिक है। सुरीनाम और गुयाना ये दोनों अभी आए हुए थे। तो फिजी में आयोजन किया गया 12वां, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अब 12वां हिंदी सम्मेलन से किस राज्य में, अच्छा, मध्य प्रदेश में एकमात्र विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। कब हुआ है, कौन से नंबर का हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य में प्रदेश के सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा शुरू किया गया है। तो ये काम किसका था, मध्य प्रदेश सरकार का था, ऊषा कार्यक्रम हमने खूब चलाया। ठीक, अब चलेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट पर में। केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिकल सेल एनीमिया पिछले साल भी खूब चर्चा में रहा है, इस साल भी चर्चा में रहा है, पिछले बार पेपर में पूछा गया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको बताया था कि भैया सिकल सेल एनीमिया जो है अपने एक तरीके से ब्लड रिलेटेड इशू रहेगा यहाँ पर में। ठीक, यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, ये एक तरीके से 2047 तक खत्म करने का टारगेट रखा गया है। दूसरी बात ये है, जनजाति वर्ग में ये है, मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के लिए अलग से प्रोग्राम चलाया गया है। आपको मैंने पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, हेल्थ से रिलेटेड रखा हुआ है। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पर में। 19 सितंबर 2022 को किस राज्य के में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरुआत की गई है। 2 भैंस बांटने का प्रोग्राम आपको याद होना चाहिए, बेरोजगारों को बांटने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार। ठीक, नुआखाई जोहार पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा, कर्नाटक, सिक्किम, केरल। नुआखाई जोहार पर्व जो रहेगा, मतलब जो त्योहार है, वो ओडिशा में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, भारत में पहली बार लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर के किस जिले में मिला है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में यह पाया गया है। कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में भारत चीन से भी आगे हो जाएगा लिथियम की बात करें तो। ठीक, इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, लिथियम को ध्यान रखना है। 4 दिसंबर 2022 को माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, माउंट सुमेरु ज्वालामुखी। अभी रिसेंटली कई ऐसे ज्वालामुखी में उद्भेदन हुआ है, इसलिए इसको आप याद रख लेना है। और ये कहां पर भी हम बात करेंगे, तो ये सिचुएटेड है, अपने कहा इंडोनेशिया में सिचुएटेड है माउंट सुमेरु ज्वालामुखी। अगला चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट रहेगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की 140वीं बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में किया जा रहा है। तो ये किया जाएगा भारत में होगा, ध्यान रखना है ये पार्ट। तो ये था पूरा आज का पेपर। ठीक, मिला जुला, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में तैयारी आप अच्छे से करके आ चुके होंगे पहले भी। स्कोर पर मत जाइएगा, तैयारी पर जाइएगा, क्योंकि ये जो यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं आपके, वो स्कोर करने के लिए नहीं बल्कि आपकी तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए होते हैं। अब अगला पेपर है 9th यूनिट का, नेक्स्ट संडे को तैयार उसके लिए रहेगा। उसके बाद स्टार्ट होंगे FLT में वास्तविक आपकी कंडीशन पता चलनी चाहिए, क्योंकि यूनिट वाइज आपने तैयार क्या किया, क्या छूटा, उसको और तैयार करो। और फिर आता है यूनिट नंबर 9। ठीक, मिलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, गुड नाइट, ध्यान रखें अपना।